राष्ट्रपति शासन प्रणाली की विशेषताओं की पहचान करें। राष्ट्रपति शासन प्रणाली की विशेषताओं की पहचान करें तो है शक्तियों का पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन। हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं जो विशेषताओं से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति शासन प्रणाली की विशेषता शक्तियों का पृथक्करण। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण होता है। प्रत्येक शाखा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और उनकी अलग अलग जिम्मेदारी होती है। नियंत्रण और संतुलन। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि कोई भी एक शाखा बहुत शक्तिशाली न हो जाए। प्रत्येक शाखा के पास दूसरों के कार्यों की जांच करने की क्षमता होती है, जिससे शक्तियों का संतुलन बना रहता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि नियंत्रण और संतुलन और शक्तियों का पृथक्करण। वहीं पे है अन्य विशेषता, जैसे राष्ट्रपति शासन प्रणाली की विशिष्टता नहीं, सामूहिक उत्तरदायित्व। यह संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है जहाँ कार्यपालिका, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से चुना जाता है और विधायिका के साथ उसका कोई सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। एक नाममात्र प्रमुख। संसदीय प्रणाली में आमतौर पर राज्य का एक नाममात्र प्रमुख, जैसे राजा या राष्ट्रपति, और सरकार का एक अलग प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों होता है। विधायिका और कार्यपालिका का सम्मिश्रण। यह संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है जहाँ कार्यपालिका शाखा के सदस्य विधायिका के सदस्य भी होते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली में दोनों शाखाओं के बीच स्पष्ट पृथक्करण होता है। तो हमें दो विशेषताएं दिखाई देती हैं। वहीं पे किसने स्वामित्ववाद व्यक्तिवाद शब्द गढ़ा था, तो सीबी मैक्सफर्सन द्वारा स्वामित्ववाद व्यक्तिवाद शब्द गढ़ा था। सीबी मैक्सफर्सन एक कनाडाई राजनीतिक सिद्धांतकारक थे। 1632 की पुस्तक उनकी द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ अ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक में स्वामित्ववादी व्यक्तिवाद शब्द गढ़ा था। यह अवधारणा व्यक्तिवाद के एक ऐसे रूप को संदर्भित करती है जहाँ व्यक्तियों को स्वयं का मालिक माना जाता है और उनके अपने कौशल, क्षमता और श्रम के लिए विशेष अधिकार होता है। फिर मैक्फर्सन ने तर्क दिया कि व्यक्तिवाद का यह रूप उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों और पूंजीवाद समाजों को रेखांकित करता है, निजी संपत्ति और बाजार संबंधों की भूमिका पर जोर देता है। वहीं पे जीन रूसो। यह रूसो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जो उनके कार्यों ने प्रबंधता और आधुनिक राजनीतिक विचार को प्रभावित किया। विशेष रूप से सामाजिक अनुबंध और सामान्य इच्छा की उनकी अवधारणा के साथ रूसो ने स्वामित्ववाद व्यक्तिवाद शब्द गढ़ा था। उनका ध्यान अधिक सामूहिक, समुदाय और प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर था। जॉन रॉल्स एक राजनीतिक दार्शनिक थे जो अपनी न्याय के सिद्धांत के लिए जाने जाते थे। उनकी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ द जस्टिस। रॉल्स ने स्वामित्ववाद व्यक्तिवाद शब्द नहीं गढ़ा था। उनका काम समाज में न्याय और निष्पक्षता को सिद्धांत पर केंद्रित था। एडमंड बर्क है, ये आयरिश राजनेता और दार्शनिक थे जो अमेरिकी क्रांति के समर्थक और फ्रांसीसी क्रांति के विरोध के लिए जाने जाते थे। बर्क ने स्वामित्ववाद व्यक्तिवाद शब्द नहीं गढ़ा था। उनका काम अधिक रूढ़िवादी और परंपरा से सामाजिक व्यवस्था के महत्व पर केंद्रित था। तो स्वामित्ववाद व्यक्तिवाद शब्द सीबी मैक्सफर्सन द्वारा गढ़ा गया था। फिर प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो ए और बी आएगा। यह बड़े देशों के लिए लोकतंत्र का एक व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। यह सरकार और शासितों के बीच एक संबंध स्थापित करता है। ओके, दो ऑप्शन करेक्ट है। तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र क्या होता है? यह एक ऐसा प्रणाली है जहाँ नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और उनकी ओर से निर्णय लेते हैं। बड़े देशों के लिए इस प्रकार का लोकतंत्र व्यवहारिक है क्योंकि सभी के लिए सीधे निर्णय लेने में भाग लेना संभव नहीं है। यह सरकार और शासित लोगों के बीच एक संरचित संबंध बनाता है जिससे नागरिकों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधित्व के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाने का अवसर मिलता है। गलत विकल्प है सी और डी। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र सरकार के लोगों के बीच को अंतर को समाप्त नहीं करता है और न ही यह एक वर्गहीन समाज की वकालत करता है। यह विशेषता अन्य राजनीतिक विचारधाराओं से अधिक निकटता से जुड़ी हुई है। विकल्प डी और ई जनमत संग्रह का उपयोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक प्रमुख है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र नहीं। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में निर्णय लेने के लिए निर्वाचित अधिकारियों पर निर्भर करता है, न कि पूरी आज़ादी द्वारा मुद्दों पर सीधे मतदान पर। अतिरिक्त संदर्भ यद्यपि लोकतंत्र के सिद्धांत समानता और भागीदारी पर जोर देते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व लोकतंत्र विशेष रूप से इन सिद्धांतों को बड़े जटिल समाजों में व्यवहारिकता के साथ संतुलित करता है। जनमत संग्रह जबकि कुछ संदर्भों में महत्वपूर्ण है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्राथमिक उपकरण नहीं है।
ओके, तो क्या है ये प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये बड़े देशों के लिए लोकतंत्र का व्यवहारिक रूप प्रदान करता है और यह सरकार और शासितों के बीच एक संबंध स्थापित करता है। ओके, यह सरकार के लोगों के बीच अंतर को समाप्त करता है, ऐसा नहीं होता है। यह एक वर्गहीन समाज की वकालत करता है, नहीं, ये सभी को लेकर चलता है। इनका सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक स्वरूप जनमत संग्रह का उपयोग है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है 2। वहीं पे रोजगार में समान अवसर आर्टिकल 16 में दिखाई देते हैं। आर्टिकल 16 में समान रोजगार की बात करता है, जहाँ धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं पे 13 मौलिक अधिकारों के साथ असंगत और उनका अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के साथ असंगत और उनका उल्लंघन करने वाले कानून है। आर्टिकल 13 घोषित करता है कि सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है और उनका उल्लंघन करता है शून्य होएगा। और आर्टिकल 19 कहता है कि वाक स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण, जहाँ पे जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन, निवास करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता आदि शामिल है। फिर अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन करता है। आर्टिकल 18 उपाधियों का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 18 सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों का उन्मूलन करता है। यह राज्य को कोई उपाधि प्रदान करने से रोकता है और नागरिकों को किसी विदेशी राज्यों से उपाधि स्वीकार करने से भी रोकता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य सामाजिक पदानुक्रम के किसी भी रूप को हतोत्साहित करके नागरिकों के बीच समानता सुनिश्चित करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति है जो अरविंदो घोष द्वारा रचित नहीं है। तो अरविंदो घोष द्वारा रचित नहीं है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। खोज, भारत की खोज, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित गई थी। 1942 से 1946 में नेहरू के कारावास के दौरान लिखी गई थी, जिसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया था, जिसमें भारत के भविष्य के लिए नेहरू का दृष्टिकोण परिरक्षित होता है। श्री अरविंदो घोष द्वारा यह नहीं लिखी गई। गीता पर निबंध लिखा है। कर्मयोगी का आदर्श राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, यह अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई है। एक्सेस ऑन गीता, द आइडियल ऑफ द कर्मयोगी, द सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन, यह अरविंदो घोष द्वारा लिखी है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया अरविंदो घोष द्वारा नहीं लिखी गई है, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। वहीं पे फिर रूसी मार्क्सवादी विचारधारा और शासक व्लादिमिर इलिच लेनिन का निधन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। व्लादिमिर इलिच लेनिन का जन्म एक रूसी क्रांतिकारी थे लेनिन। ओके, यह राजनीतिक सिद्धांतकारक थे। उन्होंने 1917 और 1924 तक सोवियत रूस की सरकार के प्रमुख और 1922 से 1924 तक सोवियत संघ के प्रमुख के रूप में कार्य किया। तो हमें ये इनके सोवियत रूस की सरकार के प्रमुख थे ये लेनिन, जो हमें 1922 से 1924 में दिखाई देते हैं। 1917 में रूसी क्रांति के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे, जिसके कारण रूसी अंतरिम सरकार का उन्मूलन हुआ और बेल्शेविक सरकार की स्थापना हुई थी। फिर लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में हुई थी। स्ट्रोक और स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण हुई थी। उनकी मृत्यु के प्रारंभिक सोवियत संघ में एक युग का अंत कर दिया गया था, जिसके उत्तराधिकारी विशेष रूप से जोसेफ स्टालिन और लियोन टॉल्स्की के बीच सत्ता संघर्ष का कारण बनी थी। गलत विकल्प क्या है? गलत विकल्प में कुछ ईयर दिए है, जैसे कि 1921 लेनिन इस वर्ष भी सत्ता में थे और सोवियत सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि वो 1917 से 24 तक सोवियत संघ की सरकार के प्रमुख थे। तो 21 के समय भी वो सोवियत संघ में ही कार्यरत थे। 1919 यह रूसी गृह युद्ध के दौरान था। यह लेनिन बेल्शेविक के नेतृत्व में सक्रिय रूप से शामिल थे। फिर 1927 थी लेनिन की मृत्यु के बाद और इस अवधि का दौरान जब स्टालिन अपनी सत्ता को मजबूत कर रहे थे। तो ये लेनिन के बारे में दिया है। व्लादिमिर इलिच का निधन हुआ था, कब हुआ? तो 1924 में। ठीक है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सीटों के आवंटन के क्रम के अनुसार है। तो पहला है तमिलनाडु, फिर है बिहार, फिर है कर्नाटक, डी केरल और बी है असम। क्या है ये सीटें? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राज्यसभा और राज्य परिषद भारत की संसद का उच्च सदन है, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या पर आधारित किया जाता है। किसके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के आधार पर आवंटन किया जाता है। तमिलनाडु में 18 प्रतिनिधित्व राज्यसभा में, देखो तमिलनाडु राज्यसभा में 18 प्रतिनिधित्व भेजता है, जो इसे उच्च सदन पर रखता है। 18 है ना, उच्च सदन पर रखता है। बिहार में 16 सीटें हैं, जो इनकी जनसंख्या को दर्शाता है। फिर कर्नाटक में 12 सीटें हैं,
वहीं पे केरल में 9 सीटें हैं और असम में 7 सीटें हैं। तो आरोही क्रम में बोला है कि पहले ज़्यादा फिर कम। तो हमें यहाँ पे कहाँ दिखाई देता है, तमिलनाडु में 18 है, 18 सीटें हैं। तो वहीं पे फिर बिहार में 16 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 सीटें हैं और केरल में 9 सीटें और 7 सीटें हैं असम में। ओके। फिर आर्यवाद, ब्रह्मांडवाद और हिंदू धर्म की तीखी आलोचना किसने की थी? तो ईवी रामा स्वामी नायंकर द्वारा, पेरियार द्वारा। उन्हें पेरियार भी कहा जाता था। आमतौर उन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता था। एक प्रमुख सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनेता थे जो आर्यवाद, ब्रह्मांडवाद और हिंदू धर्म की तीखी आलोचना के लिए जाने जाते थे। उन्होंने स्वसम्मान आंदोलन और द्रविड़ कंजागम की स्थापना की, जो हाशिए के समुदायों के अधिकारों की वकालत करते हैं और ब्राह्मणवाद द्वारा बनाए गए जाति व्यवस्था के वह खिलाफ थे। पेरियार के प्रयासों का उल्लेख एक ऐसा समाज बनाता है जहाँ लोगों के साथ उनकी जाति और धर्म की परवाह किए बिना समान व्यवहार किया जाएगा। फिर दयानंद सरस्वती एक भारतीय दार्शनिक और आर्य समाज के संस्थापक थे, जो एक हिंदू सुधार आंदोलन चलाते थे। उन्होंने वैदिक विचारधाराओं के पुनरुत्थान की वकालत की और हिंदू धर्म के भीतर मूर्ति पूजा, कर्मकांड और अंधविश्वास की आलोचना की। हालांकि वे एक सुधारक थे, लेकिन उनकी आलोचनाएं मुख्य रूप से पेरियार की तरफ आर्यवाद और ब्राह्मणवाद पर केंद्रित नहीं है। फिर स्वामी कृपात्र भारतीय इतिहास में एक कम ज्ञान व्यक्ति थे, जो आर्यवाद, ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म की आलोचना पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा या विशिष्ट संदर्भ में योगदान और सीमित जानकारी उपलब्ध करे। बाल गंगाधर तिलक एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। लेकिन उनका प्रयास आर्यवाद, ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म की आलोचना पर केंद्रित नहीं था। वे स्वशासन की वकालत और भारतीय संस्कृति विरासत को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के भीतर जाने जाते थे। तो आर्यवाद, ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म की तीखी आलोचना किसने की थी? ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा। फिर है 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? तो इन्होंने 44 सीटें जीती थी। लोकसभा 2014 के समय में भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने सत्ता में एक बड़ा बदलाव लाया था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति रही है, इन चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन राहुल गांधी के नेतृत्व वाली INC लोकसभा में 543 में से केवल 44 सीटें ही हासिल करने में कामयाब रही थी। यह पार्टी के इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन में एक था। वहीं पे 2014 के चुनाव का प्रभाव 2014 के चुनाव में भाजपा और नरेंद्र मोदी के लिए एक स्पष्ट जनादेश दिया, जिसमें महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन और सुधार हुए थे। तो 44 सीटें कांग्रेस जीती थी सिर्फ। यहाँ पे क्वेश्चन है, गूगल लॉन्च कब हुआ था? गूगल लॉन्च हुआ था 1958 में। 1958 में गूगल लॉन्च हुआ था। पहला तो गूगल आया था, सबसे पहले गूगल लॉन्च हुआ था। उसके बाद फेसबुक लॉन्च हुआ था 2004 में। फिर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में। एप्पल कंप्यूटर की स्थापना हुई थी 76 में। एप्पल कंप्यूटर्स की स्थापना हुई थी। तो गूगल की शुरुआत हमें 1958 में दिखाई देती है। गूगल की स्थापना लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी। देखो, पेज और बिन ने की थी। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में PhD के छात्र रहते हुए की थी। कंपनी को आधुनिक तौर पर सितंबर 1858 में लॉन्च किया था। फिर फेसबुक की शुरुआत 2004 में हुई थी। फेसबुक की शुरुआत मार्क जकरबर्ग ने अपने कॉलेज के साथियों के साथ की थी। हाँ। फिर प्लेटफॉर्म शुरू किया था 4 फरवरी 2004 को, विशेष रूप से हार्वर्ड के छात्रों के लिए लॉन्च किया था और बाद में अन्य विश्वविद्यालय और अंततः आम जनता के लिए विस्तारित किया गया था। फिर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1775 में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट और पॉल एलन ने की थी, 1975 को की थी। कंपनी शुरू में L10 8800 के लिए और बेसिक इंटरप्रेस विकसित करने और बेचने के लिए बनाई गई थी। फिर एप्पल कंप्यूटर की स्थापना 1976 में हुई थी। एप्पल की स्थापना स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉलिनायक और रोनाल्ड पेल ने 1 अप्रैल 1976 को की थी। कंपनी को पर्सनल कंप्यूटर विकसित करने और बेचने के लिए बनाया गया था, जिसकी शुरुआत एप्पल द्वारा की गई थी। ओके।